हेलो फ्रेंड्स, रामोतर एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा और ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, एंड 11th क्लास में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा विद एडवांस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले एपी के बारे में, यानी एपी इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में, और एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब है मैथमेटिकल नंबर्स, अरिथमेटिक नंबर्स, इंटीजर्स। ठीक है, या रैशनल नंबर भी हो सकते हैं वो। तो मैथमेटिकल जो भी नंबर होंगे उनमें प्रोग्रेस हो रहा होगा, या तो किसी कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हो रही होगी वो वैल्यू, या किसी कांस्टेंट अमाउंट से घटती ही जा रही होगी। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर उनका सेम रहे, मतलब इक्वल वैल्यू से इंक्रीज हो रही है और इक्वल वैल्यू से डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को या ऐसी सीरीज को हम कहते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। जैसे एग्जांपल में देखो भाई, मान लो मैंने आपसे कहा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ऐसे मैंने आपको सीरीज दे दी। तो आपने यहाँ पे देखा पहली जो टर्म है ना वो 2 है, दूसरी 4 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। ऐसी सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस भी 2 है, थर्ड एंड फोर्थ के डिफरेंस का भी, फोर्थ एंड फिफ्थ के भी डिफरेंस का जो है वो 2 ही है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है 2 दोनों के बीच का डिफरेंस, और कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है। यानी 10 के बाद में क्या आएगा, 2 ऐड करा दो 12 आ जाएगा, 12 के बाद क्या आएगा, 2 ऐड करा दो 14 आ जाएगा, एंड से चलता रहेगा ये वैल्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होती ही जा रही है, इसलिए ये टर्म कैसी कहलाएगी, एपी की टर्म कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, मान के चलो मैंने आपसे कह दिया -10, -7, ठीक है, -4 एंड माइनस का 1, मैंने आपको ऐसे कह दिया, फिर मैंने आपसे कह दिया बताओ आगे टर्म में क्या आएगा। तो आपने देखा -10 और -7 के बीच का डिफरेंस, भाई -10 यहाँ पे पहली टर्म कहलाएगी, -7 सेकेंड टर्म कहलाएगी, और -4 थर्ड टर्म कहलाएगी, एंड -4 फोर्थ टर्म कहलाएगी। ठीक है, मैं वापस से लिख रहा हूं, ये जो A1 मैंने लिखा ये कहलाता है फर्स्ट टर्म। किसी भी गिवन सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या सिंपली बेसिकली A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A2 कहलाएगा सेकंड टर्म। ठीक है, A2 रहेगी सेकंड टर्म उस गिवन सीरीज की, और A3 रहेगा थर्ड टर्म। ऐसे ही A4 रहेगा फोर्थ टर्म, ऐसे चलता रहेगा भाई। ठीक है, ऐसे सॉन इंक्रीजिंगली चलता रहेगा। तो देखो सबसे पहले A1 आपके पास ये था -10, मैंने लिखा A1 है -10, A2 है मेरे पास -7, एंड A3 है मेरे पास -4, एंड A4 है -1। मुझे सबसे पहले अपनी गिवन एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज में तो बस यही चेक करके बताना है कि गिवन सीरीज आपकी एपी में है या नहीं है, बस इतना ही चेक करना है आपको। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे हम, गिवन सीरीज से D1 डिफरेंस, D2 डिफरेंस एंड D3 डिफरेंस चेक करेंगे। D1 क्या होगा भाई, आपका सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म रहेगा, डिफरेंस D2 रहेगा थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, एंड डिफरेंस D3 रहेगा फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस में थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म है आपके पास -7, माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म है -10, एंड सिमिलरली डिफरेंस D2 के लिए थर्ड टर्म है -4, माइनस ऑफ सेकंड टर्म जो कि है -7, फिर फोर्थ टर्म है आपके पास -1, माइनस ऑफ थर्ड टर्म है आपके पास में -4। भाई सिंप्लीफाई करा दो, -7 ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का 10 बना देगा, इधर -4 प्लस का 7 बन जाएगा, एंड नीचे D3 के लिए -1 + 4। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 10 - 7 बनेगा 3, 7 - 4 बनेगा अगेन 3, 4 में से 1 जाएगा, फिर से 3 आएगा, यानी डिफरेंस D1, डिफरेंस D2 एंड डिफरेंस D3 इक्वल आ रहा है, वो भी किसके, कॉमन डिफरेंस D के।
यानी डी कहलाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस है ये, क्योंकि सबके लिए कॉमन डिफरेंस ही आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी 3 ही आ रहा है, यानी ये एपी के अंदर रहेगा कि अगर कॉमन डिफरेंस यानी D1 D2 D3 सबका बराबर आए, जो कि कॉमन डिफरेंस डी के बराबर कहलाता है, तो वो एपी में कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं होता। तो गिवन सीरीज के एपी में है, हम कहेंगे हाँ यस है वो एपी में। ठीक है, आपको आगे की टर्म पूछने के लिए बोल दे तो आपको देखो मान लो यहाँ पे फिफ्थ टर्म कह सकता है, तो फिफ्थ टर्म में क्या करोगे, जो पहले वाली टर्म थी ना फोर्थ, उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करा देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर अगर मैं देखो तो -1 प्लस में 3 ये बन जाएगा 2, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ और वैल्यू आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं यहाँ पर, जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं हम nth टर्म के हिसाब से। देखिए मैं उसको बाद में भी रिपीट करूंगा, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप गौर करोगे ना तो सेकंड टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ने पर, और थर्ड टर्म किसके बराबर में है, सेकंड टर्म जो आई है उसमें कॉमन डिफरेंस डी जोड़ने पर। अब a2 की वैल्यू पुट करा दो वहां से यहां पर, तो बनेगा a1 प्लस डी प्लस का d, यानी ये बन जाएगा a1 प्लस का 2d। फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो कैसे आएगी, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस d जोड़ कर आएगी, और a3 की वैल्यू पुट करा दूं मैं a1 प्लस 2d यहाँ पर, तो वैल्यू बनेगी a1 प्लस 2d प्लस का d, यानी ये बन जाएगा a1 प्लस का 3d। यानी यहाँ से एक सीरीज ऐसे निकल कर आई है कि अगर a1 फर्स्ट टर्म है आपकी, ठीक है, a1 फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो उस एपी सीरीज के अंदर सेकंड टर्म रहेगी a1 प्लस डी के, थर्ड टर्म रहेगी a1 प्लस में 2d के, फोर्थ टर्म रहेगी a1 प्लस में 3d के, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से वो चलता रहेगा nth टर्म तक के लिए। तो nth टर्म का कंसेप्ट अभी हमारे है नहीं, अगली एक्सरसाइज के बेस पे हम करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज के साथ साथ बेसिक चलता रहे, अदरवाइज एक ही समय पर बेसिक करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चले जाओगे, आपको लगेगा कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी नहीं है और सर ने सारे बेसिक एक साथ करा दिए। तो एक्सरसाइज के साथ साथ जितने बेसिक कंसेप्ट आएंगे उनको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये था आपका एपी के बारे में। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आप क्या करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो, वो जो ब्लू कलर की पतली सी बुक आती है, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलो, और उसके पहले के जो क्वेश्चन दे रखे हैं पार्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पार्ट में है शायद से, उनको रीड कीजिए आप पहले। ठीक है, तब तक मैं इसको रफ करके मैं भी आपके साथ साथ वहीं पर ही आ रहा हूँ पेज के ऊपर। तो चलो देखते हैं ना कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक भी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हम क्लासेस की लेंथ को इंक्रीज करते हुए चलेंगे फिर हम। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही दिन में कर लिए जाएं आपके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। या नीचे गिवन सिचुएशन में वो एपी सीरीज बनाएगी या नहीं बनाएगी, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण बताना है आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो ये ऐसी सिचुएशन है भाई, आप मार्केट गए मान के चलो, ठीक है, आप बाजार में कहीं जा रहे हो, आपने एक टैक्सी बुक कर ली, तो टैक्सी वाले ने कहा सर मैं पहले किलोमीटर के तो 15 रुपये चार्ज करूंगा, उसके बाद जितने किलोमीटर आप कहोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से मैं 8 रुपये चार्जेस करता रहूंगा। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना चार्ज किया है, 15 रुपीज़। तो पहला किलोमीटर यानी वही आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। तो A1 क्या कहलाएगा आपका 15, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 15। ठीक है, तो गिवन सिचुएशन में भाई, गिवन सिचुएशन के अंदर जो आपको फर्स्ट फेयर बोला था पहले किलोमीटर के लिए, यानी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ये दे रखा था आपको 15 रुपये।
ठीक है, यही हमारी क्या कहलाएगी, पहली टर्म कहलाएगी। और वो क्या कर रहा था, पर किलोमीटर चार्ज कितना चलेगा, फेयर फॉर पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है 8 रुपये। तो यानी ये कॉमन डिफरेंस डी कहलाएगा। तो वो कह रहा है क्या एपी में है, हाँ है, यस एपी में है वो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। यानी पहले किलोमीटर के लिए जो चार्ज करेगा ना वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना रहेगा, 15 रुपये रहेगा। सेकंड किलोमीटर के लिए यानी 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा, 15 रुपये तो पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर से 8 यानी 23 रुपये चार्ज करेगा। एंड 3 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा वो, भाई 15 तो करेगा ही करेगा, दूसरे के लिए 8, फिर तीसरे के लिए फिर से 8, 15 8 23 और 8 31 रुपये। तो ऐसे चलता रहेगा ये। तो वो एपी में है, यस, ये कारण हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन रीड करो आप, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूँ। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल और आसान ही मिलते हैं। किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो, चाहे RS अग्रवाल से करो, SL अरोड़ा से करो, एलिमेंट से करो, BL थरेजा से करो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो आप। बस आप कोशिश कीजिएगा अपने बेसिक कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करने की, बेसिक कंसेप्ट से थ्रू आउट जाने की, उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कभी भी नहीं बनते। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देखो ऐसे कह रहा है ये, भाई मान के चलो ये आपका एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें इनिशियली गैस मौजूद है कंप्लीटली, तो इसका वॉल्यूम है आपका, इस सिलेंडर का V वॉल्यूम है। ठीक है भाई, मैंने मान लिया इनिशियली इसमें कितनी गैस मौजूद है, V वॉल्यूम की। लेट इनिशियली टोटल गैस प्रेजेंट वो है V वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कुछ भी। ठीक है, तो यूनिट का कंसेप्ट जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो ना भी लिखो। अब क्या हुआ, इसको एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए एक वैक्यूम पंप है, ये नोजल लगा दिया हमने, इस पंप से 1/4 हमेशा आउट हो जाएगी गैस। ठीक है, 1/4 हिस्सा बाहर आ जाएगी। तो आउट कितनी होगी देखना, फर्स्ट टाइम में गैस टू बी टेकन आउटसाइड, टू बी टेकन आउट। ठीक है, वो इन फर्स्ट अटेम्प्ट भाई वो हो जाएगी 1/4 हिस्सा V का 1/4 हिस्सा। तो रिमेनिंग गैस कितनी हो गई, अब रिमेनिंग गैस भाई आपकी पहले V थी और V/4 बाहर आ गई, एलसीएम लेके निकाल लो इसको। तो 4V माइनस का V यानी 3/4V, इतनी गैस बाहर आ गई है। तो देखो ये जो पहले गैस मौजूद थी ना, ये तो आपकी पहली टर्म कहलाएगी A1। अब जो गैस बची है वो A2 टर्म कहलाएगी। अब फिर से एक और निकाल लो। ठीक है, मैंने कहा अब वापस से 1/4 गैस फिर से निकालना है। तो गैस टू बी टेकन आउट इन सेकंड अटेम्प्ट भाई फिर से क्या होगा, 1/4 हिस्सा होगा जो बच गई है, यानी 3/4V की। तो ये बनेगी 3/16V। अब कितनी बची वापस से सिलेंडर के अंदर, रिमेनिंग गैस वो है पहले जो बची थी 3/4V थी, अब जो बची है वो 3/16V है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/12V माइनस का 3V यानी 9/16V आ जाएगा। और ये क्या कहलाएगी, आपकी थर्ड टर्म कहलाएगी भाई। देखो A1 तो आ गया था आपका V, A2 है 3/4V एंड A3 है आपका 9/16V। तो पहले आपको पता है ना, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं भाई। पहले D1 चेक कर लिया हमने, यानी A2 माइनस में A1। तो भाई A2 है आपका 3/4V माइनस में A1 है V, एलसीएम ले लो भाई, 4 3V माइनस 4V यानी माइनस का V/4 आ गया। ठीक है, अब D2 निकाल लो आप। तो D2 होगा A3 माइनस में A2 यानी थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म।
थर्ड टर्म है 9/16v, माइनस में सेकंड टर्म है 3/4v। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 9v माइनस में 12v यानी माइनस का 3/16v। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं साफ साफ कि D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू अलग अलग है। D1 इक्वल नहीं है D2 के, इसलिए क्या एपी में है? नो, गिवन सीरीज एपी में नहीं है, या गिवन सिचुएशन जो भी आपको बोली गई है वो एपी में काउंट नहीं होगी। कारण आपके सामने है। ठीक है, इसको एक बार डिटेल में देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस से इसको रिपीट कर दूंगा भाई। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आप सीधा ये याद रख सकते हो ऑब्जेक्टिव के केस में कि कोई भी वॉल्यूम हो तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको बोला जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से कि वो एपी में है या नहीं है, तो याद रखना वॉल्यूम वाली टर्म कभी भी एपी में नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो ये याद रखना है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अब बाकी आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है ना, तो क्वेश्चन डिटेल में ही देखते हुए चलेंगे, स्किप नहीं करेंगे हम, टेंशन मत लो। चलो भाई अगला क्वेश्चन है थर्ड आपका, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग कॉस्ट ₹150 एंड फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। वही पहले जैसा क्वेश्चन भाई, ये कह रहा है आपको गड्ढा खुदवाना है, तो पहले मीटर में जितना गड्ढा खुदेगा ना उसके 150 रुपये चार्ज करता है लेबर, उसके बाद हर मीटर खोदने के लिए ₹50 चार्ज करेगा। ठीक है, मतलब वही स्टार्टिंग टर्म कितनी है? 150 रुपये की है, कॉमन डिफरेंस कितनी की है? 50 रुपये की है, तो आपका A1 और D आ ही गया है, तो वो लगातार 50 रुपये से इंक्रीज होता जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस 50 है, फर्स्ट टर्म 150 रुपये है। तो पूछ रहा है क्या एपी में रहेगा? यस, एपी में रहेगा। कारण में लिखोगे A1 है आपका 150, कॉमन डिफरेंस D है 50, यानी फिर आप A2 भी निकाल सकते हो, A1 प्लस D, A3 भी निकाल सकते हो, A2 प्लस D या A1 प्लस में 2D। ठीक है, तो कंटिन्यूसली 50 रुपये से इंक्रीज होती हुई जाएगी सीरीज, तो क्या कहलाएगी? एपी के अंदर कहलाएगी। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में आपको बोला गया है अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। भाई 10,000 रुपये अकाउंट में जमा कराए गए हैं 8% रेट पे, और वो भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। ठीक है, तो आपको हर साल कितना अमाउंट मिलेगा उसके बारे में पूछ रहा है, क्या वो एपी में होगा? तो देखो भाई, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपये, यानी अकाउंट में सबसे पहले इतने ही रुपए रहेंगे। ठीक है, तो अकाउंट में सबसे पहले इतने रुपए रहेंगे, तो A1 क्या है आपके पास? 10,000 रुपये हो गए। ठीक है। रेट बोला है उसने 8%, तो पहले साल बाद आपको अमाउंट देखनी है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में प्रिंसिपल अपॉन रेट इंटू में 100%। ठीक है, रेट परसेंट 1 प्लस में P अपॉन में R का परसेंट। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 10,000 8/100 P बटे में प्रिंसिपल से गुना करना था, ये सॉरी गलत लिख दिया भाई, सॉरी। प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, ये अमाउंट देगा। तो अमाउंट देखो 10,000 रुपये, 1 प्लस में 8 अपॉन में 100, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन में 100 से ये 0 कैंसिल, यानी 10820 रुपये। भाई एक साल बाद अमाउंट इतनी हो गई। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर, यानी ये आपकी A2 बन जाएगी। तो A2 है 10,800 रुपये, A1 है 10,000 रुपये, एक टर्म और निकाल लो। यानी अब A3 के लिए भाई ये पहली अमाउंट थी मान लो, अब ये सेकंड अमाउंट है, सेकंड अमाउंट के लिए प्रिंसिपल अब ये चलेगा 10,800, तो 10,800 1 प्लस रेट वही है 8 का, तो सिंप्लीफाई करेंगे 10800, 108 बटे में 100, 20 से 20 कैंसिल, 108 की 108 से गुना कर लो भाई, 108 की 108 से, तो 64 8, फिर वो 0 0 0 एंड फिर
801, 4 ये 6 16 1 11,664 रुपये, 11,664 रुपये, यानी ये आपकी A3 बन जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लो भाई आप। D1 चेक करेंगे, A2 माइनस A1 होगा, तो A2 है आपके पास में, A1 ये था और A2 ये है बेटा, ठीक है। तो A2 है 10,800 माइनस में A1 है 10,000, तो ये आएगा 800 रुपये। और D2 निकालेंगे, यानी थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म ये है आपके पास 11,664 माइनस में सेकंड टर्म ये है 10,800, ठीक है। तो 10,800 घटाओगे 11,664 में से 10,800 घटा दो भाई, 64 16 8 864 रुपये आ गया, 864। तो आप देख पा रहे हैं कि जो D1 है ना आपका और जो D2 आ रहा है वो इक्वल नहीं है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2। इसलिए क्या AP में है? नहीं, वो AP में नहीं है। कारण आपके सामने है, यानी आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, तो वही रीजन बन जाएगा, ठीक है। आप सीधा सीधा याद रख सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कभी भी AP में नहीं होंगे। तो यहाँ पे आज आपने क्या सीखा है? वॉल्यूम वाले क्वेश्चन और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन कभी भी AP में नहीं होंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ताकि यस और नो में ही आंसर देना हो तो आप तुरंत अटेम्प्ट कर सको। तो आज की क्लास में हमने देखा AP क्या होती है, AP को कैसे चेक किया जाता है, अगर है तो उसके आगे की टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम कल की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।